नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आप सभी के लिए एक और प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। सूत्रों से पता चला है कि आपका जो पुलिस का पेपर है जुलाई के अंतिम सप्ताह में हो सकता है। ठीक है, कभी भी हो आप मेहनत करते रहिए, अच्छे से लगे रहिए, अच्छे से पढ़िए और अच्छे से प्रैक्टिस करिए। पहला प्रश्न देखते हैं, विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? अच्छा प्रश्न है, एक दिवस वाला प्रश्न जरूर आएगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 20 जून। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। ओके, अगला प्रश्न, भूदान आंदोलन के अग्रणी कौन थे? भूदान आंदोलन 1951 में शुरू किया गया था। इसके अग्रणी कौन थे? विनोबा भावे। ठीक है, विनोबा भावे भूदान आंदोलन के अग्रणी थे। अगला प्रश्न, तीस्ता नदी किसकी सहायक नदी है? तीस्ता नदी एक बहुत अच्छी नदी है जो सिक्किम से निकलती है। ये सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र की। ठीक है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है तीस्ता नदी। तीस्ता नदी के कारण भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा विवाद भी है एक जगह पे, तो उसका भी एक बार प्रश्न आया था। अगला प्रश्न चौथा देखिए, सक्रिय ज्वालामुखियों की मौजूदगी के कारण किस क्षेत्र को रिंग ऑफ फायर कहा जाता है? ठीक है, रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। तो रिंग ऑफ फायर किसे कहते हैं? प्रशांत महासागर रिंग। प्रशांत महासागर के किनारे किनारे वाला जो स्थलीय एरिया है जहाँ पर सक्रिय ज्वालामुखियों की बहुत मौजूदगी है, उसे प्रशांत महासागर रिंग क्षेत्र को रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। अगला प्रश्न, भारतीय जनगणना इतिहास में महान विभाजक वर्ष किसे कहा जाता है? आप जानते हैं कि भारत की पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी और 1881 से नियमित जनगणना हो रही है। और महान विभाजक वर्ष किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 1921। 1921 में जनसंख्या हल्की सी घट गई थी, माइनस में चली गई थी, इसलिए इसे महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। अच्छे से याद कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, छठा प्रश्न है, 1970 में शुरू किया गया ऑपरेशन फ्लड कौन सी क्रांति का संबंध है? ऑपरेशन फ्लड से कौन सी क्रांति का संबंध है? तो इसका आंसर है श्वेत क्रांति। ठीक है, श्वेत क्रांति यानी दुग्ध क्रांति। ठीक है, दुग्ध क्रांति कहिए या श्वेत क्रांति कहिए, बात एक ही है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध दुग्ध क्रांति या श्वेत क्रांति से है। श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ठीक है, अच्छे से समझ लीजिए, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, सातवां है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन है? बहुत अच्छा प्रश्न है, अच्छा है, सिंपल है, आप जानते होंगे, समझ लीजिए। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी सही है, बी.एन. राव। बी.एन. राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। राजेंद्र प्रसाद जी संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। H.C. मुखर्जी, हरेंद्र कंवर मुखर्जी संविधान सभा के स्थायी उपाध्यक्ष थे। ठीक है, और सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, ये सब याद कर लीजिए आप लोग, अच्छे से समझ लीजिएगा। आठवां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? सर्वप्रथम तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। नवा प्रश्न है, ओखला पक्षी विहार, ये पक्षी विहार वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के बहुत इंपॉर्टेंट है, पक्का प्रश्न आता है। ओखला पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? बहुत अच्छा प्रश्न है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, गौतम बुद्ध नगर। ओखला पक्षी विहार गौतम बुद्ध नगर नोएडा में है। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। 10वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कौन सा जनपद बिंदी टिकुली उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बिंदी जो महिलाएं लगाती हैं उसके लिए कौन सा जनपद प्रसिद्ध है जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के अंतर्गत भी रखा गया है? तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, बलिया। ठीक है, बलिया उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला भी है और वहाँ पे बिंदी का उत्पादन होता है। बिंदी की बहुत वहाँ पे उद्योग अच्छा लगा हुआ है, प्रचलित है। अगला प्रश्न है 11वां, इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? नक्षत्रशाला प्लेनेटोरियम, जहाँ पर आप उसमें जाकर के ब्रह्मांड के बारे में, तारों सबके बारे में आप समझ सकते हैं अच्छे से। तो इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला उत्तर प्रदेश के किस जनपद है? ये लखनऊ में है। ठीक है, इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला लखनऊ में है। अगला प्रश्न 12वां, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद मध्य प्रदेश से 3 ओर से घिरा हुआ है? मध्य प्रदेश से 3 ओर से कौन सा जनपद घिरा हुआ है? झांसी, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, इनमें से क्या आंसर होगा? ललितपुर। ठीक है, ललितपुर बिल्कुल सही आंसर है, जो मध्य प्रदेश से 3 ओर से घिरा हुआ है ललितपुर। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं,
उत्तर प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्र भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत है? ठीक है, तो जो भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, उसमें उत्तर प्रदेश का कितना प्रतिशत है? उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो कितना उसका प्रतिशत है? तो इसका आंसर है 7.3%, 7.33%। इसको अच्छे से याद कर लीजिए, समझ लीजिए। 14वां प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है? एक दो अनुच्छेद से भी प्रश्न आएंगे, तो उसको आप अच्छे से समझते रहिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है? इसका आंसर है बी, समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित है अनुच्छेद 44। ठीक है, अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? बहुत अच्छा प्रश्न है, याद कर लीजिएगा। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1 जनवरी 1949। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। आरबीआई के गवर्नर इस समय शक्तिकांत दास हैं। ठीक है, अगला प्रश्न 16वां, निम्नलिखित में से किस से बायोडीजल प्राप्त होता है? तो बायोडीजल के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? सबसे बढ़िया जो पेड़ है, पौधा है, उसका नाम है जेट्रोफा। जेट्रोफा से बायोडीजल प्राप्त होता है। ठीक है, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। 17वां प्रश्न है, केंद्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ है? देखिए, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, लेकिन केंद्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ है? वो आंसर है कोयम्बटूर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, तमिलनाडु में कोयम्बटूर। ठीक है, ये है आपका आंसर, याद कर लीजिएगा इसको भी। अच्छा प्रश्न है 18वां, समाजवादी अर्थव्यवस्था के जनक कौन है? समाजवादी अर्थव्यवस्था के जनक हैं कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स समाजवादी अर्थव्यवस्था के जनक हैं। नेक्स्ट प्रश्न 19वां है, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ है? राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ पर है? बहुत अच्छा प्रश्न है, आपको याद होगा, जिन्हें याद नहीं है वो याद कर लीजिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, हैदराबाद। हैदराबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी है। ठीक है, और मसूरी में क्या है? मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री भारतीय प्रशासनिक अकादमी, लवासना, जहाँ पर आईएएस लोगों की ट्रेनिंग होती है, वो मसूरी में है। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत में जीएसटी का अधिकतम रेट स्लैब कितना है? जीएसटी जो लगता है टैक्स, ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है, कई स्लैब्स में लगता है, तो सबसे अधिकतम स्लैब कौन सा है? वो है 28%। इससे ज़्यादा जीएसटी नहीं लगता है। 5% लगता है, 12% लगता है, 18% लगता है और 28% लगता है। ये सारे स्लैब्स मैंने यहाँ पे दे रखे हैं। अधिकतम स्लैब है इसका जीएसटी टैक्स का 28%। ओके, ये भी आप याद कर लीजिए। जीएसटी आपके टॉपिक सिलेबस में है, इसलिए इंपॉर्टेंट है पुलिस के परीक्षा के लिए। 21वां प्रश्न, ग्रीन मफलर का संबंध किस प्रदूषण से है? बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार आया हुआ प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है, आ सकता है। ग्रीन मफलर का संबंध है ध्वनि प्रदूषण से। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण से। आप लोगों ने देखा होगा, आप हाईवे वगैरह पर चलते हैं तो बीच में जो डिवाइडर छूटा होता है जिसपे फूल पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, वो ग्रीन मफलर होता है। उसका मतलब होता है कि दूसरे साइड का जो हॉर्न है गाड़ी का, वो आपको सुनाई ना पड़े। समझ रहे हैं? इसलिए ये पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, बाकी फिर खूबसूरती भी बढ़ जाती है। तो इसका संबंध है ग्रीन मफलर का ध्वनि प्रदूषण से। ओके, 22वां प्रश्न है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? ये भी प्रश्न अच्छा है, खूब आता है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन द्वीप। बैरन द्वीप अंडमान निकोबार में है। ठीक है, बैरन द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी है भारत का। अगला प्रश्न, झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है? ठीक है, झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है? झीलों का अध्ययन कहलाता है लिम्नोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, लिम्नोलॉजी झीलों का अध्ययन कहलाता है। ऐसा भी प्रश्न यूपी उसमें पीसीएस उसमें पुलिस वाले एग्जाम में आया था ये। ठीक है, झीलों का अध्ययन लिम्नोलॉजी। ओके, मीनाक्षी मंदिर, अगला प्रश्न 24वां, मीनाक्षी मंदिर किस शहर में अवस्थित है? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत विशाल बड़ा मंदिर है साउथ इंडिया का, तो इसका आंसर है मदुरई। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे है? मदुरई में है, त्योहारों का शहर मदुरई। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं 25वां, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध कब लड़ा गया? कन्नौज बिलग्राम का युद्ध कब हुआ है? तो किन के बीच हुआ है? हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ है। तो ये हुआ था 1540 में। ठीक है, 1539 में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच चौसा युद्ध हुआ था। वहाँ हुमायूं हारा था, उसको दौड़ाते हुए शेरशाह सूरी ले आया था कन्नौज बिलग्राम के पास, 1540 में बिल्कुल हरा दिया था। ठीक है, तो 1540 में कन्नौज बिलग्राम का युद्ध हुआ है। ओके, अगला प्रश्न 26वां, दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? दक्षिण कोरिया एक देश है एशिया का, उसकी राजधानी क्या है? तो उसकी राजधानी है सियोल। ठीक है, सियोल। टोक्यो आप जानते हैं जापान की राजधानी है,
ताइपे ताइपे ताइवान की राजधानी है। उलान बटोर मंगोलिया की राजधानी है। ओके, अगला प्रश्न, वर्ष 2024 में ओलंपिक का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? बहुत अच्छा प्रश्न है, अच्छे से याद कर लीजिए, समझ लीजिए। ठीक, ओलंपिक 2024 का आयोजन कहाँ होगा? पेरिस में। इसको पेरिस ओलंपिक नाम दिया गया है। ठीक, 2024 पेरिस ओलंपिक फ्रांस में होगा। ओके, अगला देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। ठीक है, लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगला प्रश्न, पंचतंत्र के लेखक कौन हैं? एक पुस्तक भी पक्का पूछी जाएगी आपके पेपर में, तो पंचतंत्र के लेखक कौन हैं? ये सब चीज़ें याद करते रहिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, विष्णु शर्मा। पंचतंत्र जो पुस्तक है उसके लेखक विष्णु शर्मा हैं, क्योंकि परमेश्वर जो कहानी है उसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद्र। ठीक है, दोनों चीज़ें समझ लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, 30वां प्रश्न, 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? कल ही इसका चुनाव हुआ है, अच्छे से याद कर लीजिए। करंट का प्रश्न मैंने इसमें रखा है, ओम बिरला। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में ओम बिरला को चुना गया है। ये दूसरी बार लगातार लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं। सुमित्रा महाजन भी अध्यक्ष रही हैं। के सुरेश ओम बिरला के प्रतिद्वंदी वो थे, उम्मीदवार थे लोकसभा अध्यक्ष के पद के लिए। ठीक है, मीरा कुमार भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। ओके, यूनिसेफ का कार्यालय कहाँ है? ठीक है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पे है? तो आप जानते हैं यूनिसेफ बच्चों महिलाओं के लिए कार्य करता है, तो इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। ये भी याद कर लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है, संस्थान, उनके बारे में भी प्रश्न आता है। तो यूनिसेफ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। ओके, अगला प्रश्न, ब्रिक्स गेम्स 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है? ब्रिक्स एक देशों का संगठन है, वो अपने गेम्स करवा रहा है। तो ब्रिक्स गेम्स 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? रूस। ये भी याद कर लीजिए आप, रूस। ठीक है, अच्छा प्रश्न है करंट के हिसाब से। हाल ही में भारत में नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी हैं। ठीक है, कौन बनी है? भारत में नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट। तो इसका आंसर है सी, अनामिका राजीव। अच्छे से याद कर लीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट अनामिका राजीव। ओके, अगला प्रश्न है, हाल ही में फ्रेंच ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता? आप जानते हैं टेनिस में ग्रैंड स्लैम होते हैं, उनमें फ्रेंच ओपन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंच ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता? इसका आंसर है कार्लोस अल्कराज। ओके, याद कर लीजिएगा, नोवाक नहीं जीत पाए हैं, कार्लोस अल्कराज ने जीता है ये खिताब। ओके, 35वां प्रश्न है, भारत और चीन के बीच मैक-मोहन रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? आप जानते हैं भारत और चीन के बीच में अरुणाचल प्रदेश सेक्टर में जो सीमा है उसका नाम है मैक-मोहन रेखा। उसका निर्धारण किया गया था 1914 में। ठीक है, 1914 में इसका निर्धारण किया गया था। अगला प्रश्न है 36वां, मैत्री एक्सप्रेस ट्रेन भारत और किस पड़ोसी देश के बीच चलती है? ये भी प्रश्न आ चुका है पुलिस में इस तरीके का, अच्छे से याद कर लीजिए। मैत्री एक्सप्रेस ट्रेन भारत और किस पड़ोसी देश के बीच चलती है? उसका आंसर है बी, बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश और भारत के बीच चलती है। अगला प्रश्न है, 18वीं लोकसभा में कितनी महिला सांसद चुनी गई? बहुत अच्छा प्रश्न है, एकदम करंट का है, अच्छे से समझ लीजिएगा, आपके पेपर में आ सकता है, याद कर लीजिए। 18वीं लोकसभा में कितनी महिला सांसद चुनी गई? तो इसका आंसर है 74। 74 महिलाएं चुनी गई हैं इस बार लोकसभा के चुनाव में। ओके, धन्यवाद। तो ये प्रश्न थे यहाँ पर, अच्छे से मेहनत करते रहिए, लगातार लगे रहिए। धन्यवाद।